हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम लिमिट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। राइट। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें कि हमें ये देखना है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है व्हेन x टेंड्स टू ज़ीरो, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। राइट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम दी हुई है, हमें एग्जामिन द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट that is limit x tends to 0 greatest integer of x plus mod of x divided by x। राइट। तो जब भी हमें किसी फंक्शन की लिमिट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें देखना है कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो हमें क्या करना होगा कि उस फंक्शन के लिए हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड आउट करनी है। राइट। और हमें ये देखना है कि जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये दोनों लिमिट्स जो हैं वो फाइनाइट होनी चाहिए। राइट। और दोनों लिमिट जो हैं वो क्योंकि फाइनाइट है तो एग्जिस्ट करेंगी, और साथ ही साथ जो है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वल होना है। राइट। तो किसी भी फंक्शन की लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए ये कंडीशन होगी। तो चलिए हम एक फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। राइट। और एक पॉइंट ले लेते हैं x इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास ये पॉइंट x इज इक्वल टू ए है, तो इसे हम रियल नंबर लाइन पर यहाँ पर शो कर लेते हैं। तो अब अगर इस फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट होगी, इसके लिए जो नोटेशन होगा वो होगा लिमिट x टेंस टू ए, और एक पॉजिटिव साइन लिखेंगे हम, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो नोटेशन होगा वो होगा लिमिट x टेंस टू ए, यहाँ एक नेगेटिव साइन लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे हम एफ ऑफ एक्स। राइट। अब अगर ये दोनों लिमिट जो हैं वो इक्वल हो जाती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। तो हम इसके लिए नोटेशन लिखेंगे लिमिट x टेंस टू ए, और यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, और इस लिमिट को हम L से डिनोट कर सकते हैं। राइट। तो ये हो गया हमारे पास नोटेशन। तो यहाँ पर जब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, तो हम x इज इक्वल टू ए के राइट से जो है अप्रोच करेंगे x इज इक्वल टू ए की तरफ। और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, तो x इज इक्वल टू ए की तरफ हम अप्रोच करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट। राइट। तो जब हम राइट से अप्रोच करेंगे, तो हमें एक यहाँ पर पॉइंट मिलेगा x इज इक्वल टू ए के बिल्कुल पास मिलेगा, और इस पॉइंट को हम कह सकते हैं ये वाला पॉइंट जो होगा वो हमारे पास a प्लस एच होगा। राइट। तो ये विड्थ जो होगी यहाँ पर वो h होगी। और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे होंगे, तो हमें यहाँ पर x इज इक्वल टू ए के लेफ्ट में एक पॉइंट मिलेगा, और इस पॉइंट को हम कह सकते हैं a माइनस एच। राइट। तो देखिए यहाँ पर हमें a प्लस एच मिला, और यहाँ पर हमें a माइनस एच। तो a प्लस एच जो होगा ये इस पॉइंट को हम यहाँ पर कहेंगे राइट नेबरहुड, और a माइनस एच को हम कहेंगे लेफ्ट नेबरहुड। राइट। तो देखिए जो जो क्वांटिटी यहाँ पर h है, तो ये क्वांटिटी जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है कैलकुलस में। राइट। तो h को हम कहते हैं इनफाइनाइटिसिमली वेरी स्मॉल। तो इनफाइनाइटिसिमली वेरी स्मॉल का मतलब ये है कि h को हम जितना मर्जी चाहें उतना छोटा समझ सकते हैं। राइट। तो h एक बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, और h की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। राइट। और h जो होगा वो हमेशा क्योंकि 0 और 1 के बीच में है, तो h जो होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। राइट। तो ये तो नोटेशन की बात हो गई। तो चलिए अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो फंक्शन हमें यहाँ दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसे हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई x। और यहाँ पर जो पॉइंट हमें दिया हुआ है वो 0 दिया हुआ है। राइट। तो जो a पॉइंट है यहाँ पर, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो चलिए हम इस फंक्शन के लिए जो है वो राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए इस नोटेशन का यूज़ करेंगे। तो लिमिट यहाँ पर आ जाएगा x टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ एक्स।
राइट। तो अब देखिए यहाँ पर जो राइट नेबरहुड पर हमारे पास पॉइंट है वो है ए प्लस एच। तो x इज इक्वल टू ए प्लस एच पॉइंट है, और a हमारे पास क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो है तो x की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो प्लस एच इक्वल टू एच आ जाएगी, राइट। और जब हम ज़ीरो की तरफ, यानी कि ये जो a है ये ज़ीरो है, तो जब हम ज़ीरो की तरफ टेंड करेंगे राइट से, तो h भी जो होगा वो ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा। तो चलिए अब इस लिमिट को अब हम h के टर्म्स में लिखते हैं, तो हमें मिल जाएगा लिमिट, और यहाँ पर h टेंस टू ज़ीरो आ जाएगा x टेंस टू ज़ीरो की जगह, और f ऑफ x है तो x हमने लिया a प्लस एच, a ज़ीरो है तो ज़ीरो प्लस एच, तो ज़ीरो प्लस एच h हो जाएगा, तो यहाँ पर हम h लिख लेंगे, राइट। तो अब देखिए लिमिट h टेंस टू ज़ीरो f ऑफ h, तो f ऑफ h की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे क्योंकि f ऑफ x जो है हमें ये फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h प्लस मॉड ऑफ h डिवाइडेड बाई h। तो चलिए अब इस लिमिट को हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h है, राइट। तो जब भी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हो या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया हो, तो हम यहाँ डायरेक्टली h की वैल्यू ज़ीरो नहीं रख सकते, राइट। क्योंकि देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि h जो है वो इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल है, राइट। तो h जो होगा वो ज़ीरो और वन के बीच में होगा, लेकिन जो है बहुत छोटी क्वांटिटी होगी h। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h जो होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा, क्योंकि ये ज़ीरो और वन के बीच में होगा, तो यहाँ ज़ीरो है और यहाँ वन है। तो h जो है वो ज़ीरो और वन के बीच में होगा, तो जो भी नंबर ज़ीरो और वन के बीच में होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा जो होगा वो ज़ीरो होगा, राइट। तो यहाँ पर हम सीधे ज़ीरो लिख लेंगे। तो देखिए अब ये लिमिट बन गई, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, तो ज़ीरो प्लस मॉड ऑफ h डिवाइडेड बाई h आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो। अब देखिए क्योंकि h पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसका मॉड जो होगा वो मॉड ऑफ h जो होगा वो सिंपली h हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली h लिखेंगे, ज़ीरो को यहाँ छोड़ देंगे तो h ओवर h आ गया। तो h और h कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें यहाँ वन मिल जाएगा, राइट। तो इस फंक्शन के लिए जो राइट हैंड लिमिट होगी व्हेन x टेंस टू ज़ीरो, ये हमारे पास वन आ जाएगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो नोटेशन होगा वो हमारे पास ये होगा। तो लिमिट यहाँ लिखेंगे x टेंस टू, क्योंकि a हमारा ज़ीरो है यहाँ पर, तो ज़ीरो माइनस f ऑफ x लिख लेंगे, राइट। तो देखिए जब हम x इज इक्वल टू ज़ीरो की तरफ जो है वो अप्रोच करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट, तो हमारे पास यहाँ लेफ्ट नेबरहुड पर पॉइंट आएगा a माइनस एच, राइट। तो a माइनस एच का मतलब यहाँ पर हो गया ज़ीरो माइनस एच, क्योंकि a ज़ीरो है तो x की वैल्यू जो होगी वो माइनस एच आ जाएगी, राइट। तो जब x की वैल्यू ज़ीरो की तरफ जाएगी तो h की वैल्यू भी ज़ीरो की तरफ जाएगी। तो इस लिमिट को अब हम लिख सकते हैं यहाँ लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, और f ऑफ x है, x की वैल्यू ज़ीरो माइनस एच यानी कि माइनस एच हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं f ऑफ माइनस एच की। तो यहाँ आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच, क्योंकि x को रिप्लेस करेंगे माइनस एच से, और यहाँ पर मॉड ऑफ माइनस एच डिवाइडेड बाई माइनस एच आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच है, तो यहाँ पर हम h की डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो हम इस इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे, राइट। तो देखिए h जो है वो हमारे पास ज़ीरो और वन के बीच में है, ज़ीरो और वन के बीच में है। तो चलिए इस इनइक्वालिटी को हम माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें यहाँ मिलेगा ज़ीरो, क्योंकि हम माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन है ये चेंज हो जाएगी, तो माइनस एच आ जाएगा यहाँ माइनस वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस वन लेस देन माइनस एच लेस देन ज़ीरो, राइट। तो माइनस एच की वैल्यू जो है माइनस वन और ज़ीरो के बीच में आ रही है, राइट। तो यहाँ पर माइनस वन है।
तो देखिए जो h था ये 0 और 1 के बीच में था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h 0 था, और माइनस h जो होगा वो -1 और 0 के बीच में होगा, -1 और 0 के बीच में होगा। तो इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा माइनस h का वो -1 होगा, राइट। तो इस क्वांटिटी की जगह हम यहाँ पर -1 रखेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट, और h टेंस टू 0, और यहाँ पर -1 आ जाएगा, और मॉड ऑफ -h जो होगा वो सिंपली h आ जाएगा, और यहाँ पर हम लिख लेंगे सिंपली +h, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा -h। तो चलिए इस लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो -1 से अगर हम ऊपर नीचे यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमें 1 - h मिलेगा, और यहाँ पर हमें सिंपली h मिल जाएगा, राइट। तो इसे हम इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/h -1, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 1/h है, और जब h 0 की तरफ टेंड करेगा, यानी कि व्हेन h टेंड्स टू 0, तो 1/h जो होगा वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, राइट। इसका मतलब यह है कि 1/h जो होगा वो डिफाइंड नहीं होगा, राइट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/h -1, ये जो पूरी लिमिट है ये जो होगी अनडिफाइंड हो जाएगी, यानी कि इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इस फंक्शन के लिए व्हेन x टेंड्स टू 0 ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो नॉट डिफाइंड क्यों हुई, क्योंकि देखिए हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 है, 1/h -1 है। तो जब h 0 की तरफ टेंड करेगा तो 1/h जो होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो इसका मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी है ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो राइट हैंड लिमिट है ये 1 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड लिमिट जो है वो 1 है, और ये एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट है। लेकिन जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये लिमिट जो है वो नॉट डिफाइंड है, राइट। तो ये दोनों लिमिट्स जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, जो कि कंडीशन होती है किसी भी फंक्शन की लिमिट जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर एग्जिस्ट कर रही है तो राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है, और या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो राइट हैंड लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो नॉट डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन के लिए व्हेन x टेंड्स टू 0, तो ये लिमिट जो L है ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो इस तरीके से हम इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके एग्जामिन कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। Hello viewers, in today's session we are going to discuss an important and conceptual problem from limits, right? And in this class we are going to discuss the limit, that is limit x tends to 0, and here the function is the greatest integer of x minus mod of x divided by the fractional part of x, right? So the important thing about this limit is that we have three important functions of mathematics, that is the greatest integer function, the mod function, and the fractional part function, right? So here we have to discuss the existence of this limit when x tends to 0, right? So for the existence of limit of a function at a given point, what we do, we first find the right hand limit and then we find out the left hand limit, right? And both the limits, the right hand limit and the left hand limit should exist, and they should be finite. And moreover, the right hand limit
must be equal to the left hand limit, right? So we'll find out the right hand limit and the left hand limit. So here we have to find out the limit when x tends to 0. So let us draw the real number line, and here we have the point that is x is equal to 0, right? So when we approach x is equal to 0 from the left, then we have a point in the neighborhood of x is equal to 0, and this is called the left neighborhood, and this point is 0 minus h, right? And when we approach from the right of x is equal to 0, then we have a point in the right neighborhood of x is equal to 0, and this point is 0 plus h, right? So this distance is h, and similarly this distance is also h, right? So the right hand limit, or the notation for the right hand limit, is given by limit, and here we write x tends to 0, here we write positive sign, and here we have f of x, right? Where f of x is given by this function, that is greatest integer of x minus mod of x divided by a fractional part of x. So here we'll make use of the definition of fractional part function. So the fractional part of x is defined as the difference between x and the greatest integer of x, right? So when we substitute this value of fractional part of x over here, our function f of x, it takes the form that is the greatest integer of x minus mod of x divided by x minus greatest integer of x, right? Okay, so now here the notation for the right hand limit is given by this notation. So we'll take x is equal to 0 plus h, right? So we'll make this substitution, x is equal to 0 plus h, where this h is a very small quantity which is also known as infinitesimally very small. So h is infinitesimally very small, but it lies between 0 and 1, implying that this h is a positive quantity, right? Okay, so now we take x is equal to 0 plus h, it means this is h, and when x tends to 0, then obviously h also tends to 0, right? So now transforming this limit in terms of h, we have a right hand limit equal to limit, we have h tends to 0, and here we have f of h, right? Because x is equal to h. Now we can write limit h tends to 0, and f of h can be obtained by replacing x by h in f of x. So we have greatest integer of h minus mod of h divided by h minus the greatest integer of h. So here we have h, right? So now we have to evaluate this limit, right? Now see, whenever we have the greatest integer function, then we cannot directly substitute h is equal to 0 over here and here, right? So what we do, we make use of the definition of greatest integer function. Now see, h lies between 0 and 1. So here we have 0, and here we have 1, right? So our h, it lies between 0 and 1. So by definition of greatest integer function, the greatest integer of h should be equal to 0, right? So here for greatest integer of h, we can take 0. So now this limit becomes limit h tends to 0. Here we have 0 minus mod of h is equal to simply h, because h is a positive quantity, and then here we have h minus 0. So now simplifying it, we have limit h tends to 0,
This is 0 minus h, that is minus h. This is h minus 0, that is h. And this h and this h get cancelled. So we have simply minus 1, right? So the right hand limit of this function when x approaches to 0 is given by minus 1. So the right hand limit is minus 1. Now let us calculate the left hand limit. So now the notation for the left hand limit is given by limit, and here we have x tends to 0 minus, and here we have f of x, right? So here we have the point in the left neighborhood, that is 0 minus h. So we'll take x is equal to 0 minus h. So we'll make this substitution, x is equal to 0 minus h, that is minus h. So when x tends to 0, then obviously h tends to 0. So now writing this limit in terms of h, we have left hand limit equal to limit h tends to 0, and here we have f of minus h, because x is equal to minus h, right? So we have limit h tends to 0, f of minus h can be obtained by replacing x by minus h. So here we have greatest integer of minus h minus mod of minus h, and here we have minus h minus greatest integer of minus h. So now again we have the same situation. We have here the greatest integer function, and we cannot directly substitute h is equal to 0, right? Now see, here we have to find out the value of greatest integer of minus h, right? And see, h lies between 0 and 1. So when we multiply this inequality throughout by minus 1, we'll get this one, that is 0, and the direction of the inequality get reversed. So here we have minus h, then we have minus 1, and we can rewrite this inequality as minus 1 minus h and 0. So this inequality suggests that minus h lies between minus 1 and 0. So here we have minus 1, right? So our minus h, it lies between minus 1 and 0. So by definition of greatest integer function, whenever we have a number lying between minus 1 and 0, then the greatest integer of that number should be equal to minus 1. And here we have mod of minus h, which is simply a positive h, right? So now this limit takes the form limit h tends to 0, and here we have for greatest integer of minus h, we have minus 1, and here we have minus, and for mod of minus h, we have positive h divided by minus h, and here we have minus 1, right? So we have limit h tends to 0, and here we have minus 1, then we have minus h, and here we have minus h plus 1, right? So now taking the negative sign common here, we can now write limit h tends to 0, and we have minus 1 plus h divided by 1 minus h, right? So now taking h is equal to 0, so we have minus 1, here we have minus 1 plus 0, and here we have 1 minus 0. So this is minus 1 over 1, that is equal to minus 1, right? So the left hand limit of this function when x approaches to 0 is also equal to minus 1, right? So viewers, from this discussion, we have seen that the right hand limit is equal to minus 1, the left hand limit is also equal to minus 1, and both these limits are finite and they exist, and moreover they are equal, right? So the right hand limit is equal to the left hand limit, that is equal to minus 1.
So we can claim that this limit is equal to minus 1, right? And we can say that the limit of this function when x approaches to 0, it exists and it equals to minus 1. So this is how, by making use of the concept of right hand limit and left hand limit, we can prove the existence of limit of a function at a given point.